Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to start a new poem whose title is Dust of Snow, which has been written by Robert Frost. Student, one thing I want to say कि जब भी मैं कोई पोएम पढ़ाऊँ या आप लोग कोई पोएम पढ़िए तो पोएम का नाम एंड द नेम ऑफ द पोएट ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए विद स्पेलिंग्स. ठीक है, व्हाट इज द नेम? डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन. अब उनकी ये पोएम आपको क्लास 10th में. स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट पोएम बट विद अ ग्रेट मैसेज. ये पोएम सिर्फ 8 लाइन की है, जैसा कि आप देख सकते हैं. एक बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज हमें दे के जाती है. इस पोएम में कभी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी बहुत बड़ी बड़ी खुशियां छिपी रहती हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कुछ बड़ी खुशी के लिए पाने के लिए कुछ बड़ी चीज़ का इंतज़ार करें. छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें बहुत खुशियां मिलती हैं. जैसे कभी बारिश होती है तो हम बारिश में अगर बाहर थोड़ा हल्का फुहारें आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो वो इसमें यही चीज़ दिखाया गया है. इसमें क्या कहता है पोएट? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. स्टूडेंट, ये हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है. पॉइजनस यानी एक जहरीला पेड़ है. ऐसा पेड़ जिसको लोग अच्छा नहीं मानते, जिसको ये सोचते हैं कि ये एक जैसे होता नहीं, अशुभ अशुभ माना जाता है. और दूसरा इसको क्रो, जब भी हम कोई अच्छी बातें करते हैं तो उसमें कौवे का नाम नहीं लेते. क्रो किसका माना है? ये भी अशुभ का संकेत है. तो ये पोएट कह रहा है कि एक बार वो कहीं से जा रहा था तो उस समय हेमलॉक ट्री वो कहाँ पहाड़ी इलाकों में मिलता है, बर्फीली जगह पे. तो वो जो हेमलॉक ट्री होता है वो ऐसे क्रिसमस ट्री की तरह ही होता है. ठीक है, ऐसे पेड़ था जो कि बर्फ से ढका हुआ था. ठीक है, और उसके ऊपर कहीं पर उसके कोई ब्रांच में एक कौवा बैठा हुआ था और उसी पेड़ के नीचे से होकर गुजर रहा था पोएट. तभी अचानक से क्या हुआ, उस क्रो ने कोई मूवमेंट की. मूवमेंट मीन्स या तो उस आके ब्रांच पे बैठा या ब्रांच से उड़ गया उसके पेड़ की कहने से, ऐसे मतलब उसने कुछ किया. या तो वो पेड़ पर बैठा होगा या उस पेड़ के ब्रांच पर चला होगा या वहां से उड़ा होगा, कुछ भी किया. तो उसके जो पैर थे उसके पैर से डस्ट ऑफ स्नो यानी उस पेड़ पर बर्फ जमी थी. तो उस बर्फ की थोड़ी सी बूंदे, जैसे होता नहीं कि जैसे डस्ट होती है, धूल होती है, वैसे ही थोड़ा सा बर्फ उस झड़कर गिरा जो कि पोएट के कंधे पर, पोएट के ऊपर गिर गया क्योंकि वो वहीं से नीचे से जा रहा था. तो जब बर्फ की डस्ट उसके ऊपर गिरी तो उसको इतना अच्छा लगा कि वो क्या कह रहा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. आगे क्या कहता है? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. उस समय जब हेमलॉक ट्री के पास से पोएट गुजर रहा था तो उसका मूड बहुत खराब था. वो किसी चीज के बारे में सोच रहा था, वो बहुत रिग्रेट मीन्स बस पछतावा कर रहा था. अचानक जैसे होता है नहीं, कभी हमारा मूड कभी ऑफ रहता है, हम जा रहे हैं, तभी कोई छोटा बच्चा कुछ स्माइल कर दे या कुछ कर दे तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है. तो वही चीज बता रहा है कि जो अशुभ संकेत माना जाता है, किनको? हेमलॉक ट्री को और क्रो को. उन दोनों की वजह से जब उसके क्रो जब उस पेड़ पर बैठा और वहां से उसमें के पैर से थोड़ी सी डस्ट यानी थोड़ा सा बर्फ का चूरा उसके ऊपर गिरा तो उसको इतना अच्छा लगा कि उसका जो खराब मूड था वो बिल्कुल चेंज हो गया. देखिए आगे, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. उसका हार्ट यानी उसका मूड एकदम चेंज हो गया और उसका दिल उस समय जो पछतावे से, दुख से भरा था, वो खुशियों से भर गया. And saved some part of a day I had rued. Rued means regret. Regret का क्या मतलब? पछतावा. यानी उस दिन मैं जिस चीज के लिए, किसी चीज के लिए पछता रहा था, मेरा दिन बिल्कुल खराब जाने वाला था, अचानक एक क्रो की वजह से और एक हेमलॉक ट्री की वजह से जो कि अशुभ माने जाते हैं, बैड ओमेन. अशुभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैड ओमेन. यानी जो अशुभ संकेत है, जो अच्छा नहीं माना जाता है. माना जाता है ये हेमलॉक ट्री तो जहरीला, एकदम अंधकार में है, इससे इसके पास तो जो गुजरेगा बेकार ही है. क्रो को भी माना जाता है कि ये तो अशुभ है, किसी के मरने पे ये सब क्रो बोलते हैं, ये सब है. तो यानी एक बुरी से बुरी चीज भी हम लोगों को खुशियां दे सकती हैं. इसलिए हमें किसी चीज के लिए प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ी चीज आएगी, बड़ी खुशियां मिलेंगी तभी हम खुश होंगे. तो कहने का ये मतलब है कि
हमें किसी चीज़ के बारे में कोई भी पहले से पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा है। पता नहीं कब कौन सी चीज़ों से हमें खुशियाँ मिल जाए और हमारा मूड अच्छा हो जाए, हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। सो दिस इज द पोएम दैट इज़ वेरी शॉर्ट विद अ ग्रेट मीनिंग। तो वी शुड अप्रिशिएट एवरीथिंग, इसलिए हमें हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब इसकी राइमिंग देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स राइमिंग है। राइमिंग का क्या मतलब होता है, इस सेंटेंस के लास्ट का जो वर्ड है वो दूसरे वर्ड से बोलने में एक जैसा रहता है। जैसे हम कहें टाइम, लाइम, माइन, ये क्या है, राइमिंग है। तो इसमें देखते हैं क्या है, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए क्रो, क्रो किससे राइमिंग कर रहा है, स्नो, ठीक है। मी किससे राइमिंग कर रहा है, ट्री। तो इसको क्या कहते हैं, अब हम इसको राइमिंग स्कीम देते हैं कैसे, जैसे हमने क्रो को दिया ए, ठीक है, और उसी की जैसा क्या राइमिंग कर रहा है, क्रो स्नो, तो इसको भी क्या कर दिया ए। और ये मी अलग है, अलग राइम कर रहा है, तो मी को क्या कह दिया बी, और मी की तरह ही क्या राइमिंग कर रहा है, ट्री, तो इसको क्या कह दिया बी। तो ए बी, ठीक है। अब इसी तरह हार्ट, हार्ट बिल्कुल ना तो इसकी तरह राइमिंग कर रहा है ना इसकी तरह, तो ये क्या हो गया सी, ठीक है। फिर मूड, मूड किससे, सी, हार्ट किससे राइमिंग कर रहा है, हार्ट, पार्ट, तो ये भी सी हो गया, ठीक है। और अ चेंज ऑफ मूड, मूड किससे कर रहा है राइमिंग, रूड, ठीक है। तो इसको डी हम दे देते हैं, डी, और ये भी डी। तो ए बी सी डी, ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई। स्टूडेंट, अगर पूछा जाए कि विच वर्ड्स आर राइमिंग इन दिस पोएम, तो क्या कहेंगे, क्रो राइम्स विद स्नो, मी राइम्स विद ट्री। इसी तरह हार्ट राइम्स विद पार्ट एंड मूड राइम्स विद रूड। ओके स्टूडेंट, so this is the rhyming scheme of the poem. So that's all for today student. I hope ये poem आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, what is the meaning of this poem. एंड इसमें से आपको एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में स्टैंजा आता है, स्टैंजा बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 या 3। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, यानी ये लाइन किस पोएम की है। तो इसलिए आपको नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट इट शुड बी लर्न प्रॉपरली, ठीक है। अच्छे से याद करिए विद स्पेलिंग्स। पहला क्वेश्चन ये होता है। फिर सेंट्रल आइडिया पूछता है, सेंट्रल आइडिया मीन्स इस पोएम की समरी क्या है, तो उसकी पोएम की समरी आपको बतानी है कि इन दिस पोएम द पोएट गिव्स मी दिस मैसेज। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ों से भी हमें खुशियाँ मिल सकती हैं, ठीक है। और फिर इसके आपका राइमिंग वर्ड्स पूछ सकता है कि राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स, तो क्या कह सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स आर क्रो राइम्स विद स्नो, मी राइम्स विद ट्री। इस तरह से आपको राइमिंग वर्ड्स दिया जा सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।